यूनिलिंक मार्केटिंग कंपनी, जो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे हेल्थ केयर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में देते हैं। और प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, और बहुत परचेज जो है ये ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट से ही होता है। अभी आज का जो सेशन के बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग चाहिए। तो आज का जो स्पेशल सेशन है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले सॉइल हेल्थ रेंज, और सॉइल हेल्थ रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट है दोस्तों। यूनि सॉइल है, यूनि कार्बन है, बूस्टर है, चार्जर है, और जो यूनि 19, यूनि 45, यूनि 52, इसके बारे में आज हमारे यूनिलिंक के है, जो ऑलरेडी बीएससी एग्रीकल्चर है, एमबीए है, और एग्रीकल्चर उनका स्पेशल सब्जेक्ट है दोस्तों। ऐसे 10 से 12 साल जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आज इनका सेशन हम लोग सुनने वाले हैं, मिस्टर केतन परदेशी। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे कंपनी के जो जोनल मैनेजर है। प्लीज वेलकम मिस्टर केतन परदेशी सर। केतन सर, वेलकम आज के इस सेशन। हेलो केतन सर, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। आज का ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, अ, सुधीर सर, सुधीर सर, क्या आप मुझे सुन सकते हो? यस, सुधीर आपका सर, आवाज आवाज आ रही है सर। यस यस, कुछ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से मेरे ख्याल से केतन सर डिस्कनेक्ट। हाँ केतन सर, हेलो। बहुत सारी जगह पे बारिश चालू है, बहुत सारी जगह पे, इसलिए इशू आ रहा है दोस्तों। आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सभी को मालूम है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आप लोगों ने लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी प्रोडक्ट है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसका कुछ कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। यस, हाँ। हेलो एवरीवन, सॉरी, अभी आपको पता ही है कि महाराष्ट्र और केरला और आंध्रा यहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म आ रहा है, वो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, जिसकी वजह से वाईफाई में इश्यूज आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो अपने नॉर्मल जो इंटरनेट से उसमें भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से, अचानक से रेंज जाने की वजह से थोड़े से इश्यूज आएंगे। थोड़ा इसके ऊपर अपन विचार करेंगे। अगर कोई मतलब दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो अपन 2-3 दिन या 5 दिन बाद यही सेशन रिपीट करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अपन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। शशिकांत, आप ये अपना पीपीटीज रन करिए। यस सर, आ गए। अभी तक हाँ, अभी शेयर हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि आज का जो सेशन है वो सॉइल हेल्थ पे है। सॉइल मतलब आज अगर देखा जाए तो पूरा जो धरती का, या मतलब जो भी जो अपन प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्टिविटी लेते हैं प्लांट्स की, उसका जो मेन सोल है या आत्मा बोल सकते हैं अपन, वो सॉइल होता है। अब अगर सॉइल की बात की जाए या सॉइल पे अपने प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे, इससे पहले कि सॉइल की संरचना क्या है, सॉइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अपने पौधे या प्लांट्स जो भी है, फ्रूट का कल्चर, हॉर्टिकल्चर का रहने दो या एग्रीकल्चर रहने दो, बाकी का एग्रोनॉमिकल रहने दो, तो वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं सॉइल को, ऐसा क्या चीजें होती है। तो देखिए, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि सॉइल का जो है उसमें पहला आता है ओ हॉरिजॉन, जहाँ पे मतलब जो सरफेस सॉइल बोलते हैं, सरफेस लिटर बोलते हैं। और उसके बाद आता है टॉप सॉइल, जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पे जड़ों का जो फैलाव दिख रहा है आपको, वो है टॉप सॉइल एरिया, जहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट अपने फसल के लिए होता है टॉप सॉइल जोन। तो ये सबसे अच्छा रहना, और सभी मतलब यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन सही रहना मतलब होता है कि अपना जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर अपन देखा जाए तो अभी जो आधुनिक कल्चर आया है, एग्रीकल्चर, आधुनिक एग्रीकल्चर आने के बाद बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा है, ग्रीन पिगमेंट्स बढ़ा है, सॉरी, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद उत्पादन बढ़ा है। वो सभी चीजें जो है प्रोडक्टिविटी के लिए जो चाहिए वो बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, या आप भी बताते होंगे मार्केट में, कि जमीन की जो उपज है वो खत्म हो रही है, जमीन खराब हो रही है, केमिकल से खराब हो रही है।
एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्या हुआ कि जो पारंपरिक जो अपनी खेती थी, वहां पे अपनी जमीन अच्छी थी, मिट्टी अच्छी थी, और आज अगर देखा जाए तो केमिकल आने की वजह से जो अपनी मिट्टी खराब हो गई है। तो नेक्स्ट शशिकांत, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट टाइम में, जो आपको समझ सके ऐसी लैंग्वेज में आज आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है अपनी जो जमीन है, मिट्टी है, वो 4 तत्वों से बनती है। उसमें देखा जाए तो एयर मतलब हवा 25% अपनी जमीन में एयर होती है, 25% वाटर होता है। जो आइडियल जमीन है, सॉइल जो आइडियल मतलब जो अपन बोलते हैं उपज उपजाऊ मिट्टी, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 25% हवा होनी चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, 45% खनिज होना चाहिए, और 5% कम से कम 5% तो भी ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। जो अपनी पारंपरिक खेती थी, जो 4000 5000 साल पुराना अपना जो खेती करने का इतिहास है इंडिया का, तो वहां पे क्या होता था कि खेती अपनी उपजाऊ थी, मिट्टी अपनी अच्छी थी। वहां पे अपन क्या करते थे, कोई भी फसल लगा देते थे। उसमें जो भी मतलब फसल लगाने से पहले जो प्लॉगिंग करना चाहिए, जो निकालना चाहिए, वो सभी जो करना नॉर्मल ऑपरेशंस होते थे वो करते थे। और फसल काट के फिर अपना जो है नॉर्मली अपन जो फसल काटने के बाद फिर से जो है प्लॉगिंग करके वो जो जड़े हैं, वो जो स्टबल्स है, वो मिट्टी में दबा देते थे। बस इतना ही करते थे, और फिर अगले सीजन का इंतजार करते थे, और अगला सीजन आते ही फिर से बुआई और फिर से वही। मतलब ना केमिकल, ना यूरिया, ना डीएपी, हर एक कोई चीज नहीं, जो है नेचुरली सभी चीजें होती थी। और ये नेचुरली चीजों के साथ अपनी जमीन अच्छी कैसे थी दोस्तों, कि ये जो आपके सामने कॉम्बिनेशन है, कॉम्पोजिशन है, वो बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन रहता था। क्योंकि क्या, केमिकल ना होने की वजह से अपने जमीन में जो मैंने 5% ऑर्गेनिक मैटर बोला है, इसमें हजारों लाखों प्रकार के अपनी जमीन में सूक्ष्मजीव होते हैं दोस्तों। ये ना आपसे पैसा लेते हैं, ना कुछ करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। वो निरंतर काम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो जमीन में आप जो भी खाद डालते हो, जो गोबर खाद है, मिंगनी खाद है, बाकी जो भी मतलब जो पौधे की पिछली फसल होती है उसकी जो आप जड़े तने जो मिट्टी में दबा देते हो, उसको सड़ाने का काम है सूक्ष्मजीव करते हैं। फिर बाद में ये जो है उसको सड़ा के विघटन करते हैं। फिर जो भी अपनी जमीन में ये जो 45% मिनरल दिख रहे हैं, वो अनअवेलेबल फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में अपन बोले, लेमन लैंग्वेज में। फिर बाद में इनको सेपरेट करके अपने जो पौधे की जड़े है उनका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव का रोल होता है दोस्तों। ये जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, हजारों लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव निरंतर अपनी जमीन में काम करते रहते हैं। इससे मिट्टी पोली रहती है जमीन में, मतलब जो भी खनिज है वो मिलता रहता है। इसमें अगर मुख्य तौर पे देखें तो कौन कौन से जो अपने लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो इसको एसिडोबैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियोडाइट्स बोलते हैं, फर्मिक्यूल्स बोलते हैं, और प्रोटियोबैक्टीरिया बोलते हैं। और बाकी जो फंगस है, जो बहुत आवश्यक फंगस भी होती है हजारों प्रकार की, जो अपनी जमीन में निरंतर जो है मिट्टी पोली करने का काम करते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जैसे हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के वक्त क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने एक विचार किया, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पौधे का जो है उत्पादन, अपन जो है फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो उनको पता चला कि जो जमीन में अपन ये जमीन में जो बहुत सारे प्रकार के खनिज है, उसमें से जो 16 प्रकार के तत्व है वो पौधे को लगते हैं। और ये 16 प्रकार के तत्वों की वजह से जो है जो अपनी फसल अच्छी आती है। उसमें से 3 जो मुख्य तत्व होते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। आप समझ के लो बस, 16 प्रकार के तत्व। शशिकांत नेक्स्ट स्लाइड ले लो आप। 16 प्रकार के तत्व, उसमें से जो 3 है यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश। ये जो है जैसे अपना रोटी कपड़ा मकान होता है, वैसे फसल का रोटी कपड़ा मकान होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश। इसको हिंदी में बोलते हैं नत्र, स्फुरद और पालाश। तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो आता है सेकेंडरी मिनरल्स, इसके बाद थोड़ा जो 16 में से जो डिवाइड किए हैं, 3 जो रोटी कपड़ा मकान है पौधे का, इसके बिना पौधा जिंदा ही नहीं रह सकता। नाइट्रोजन जो कार्य करता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ के चलो कि नाइट्रोजन ये कार्य करता है पौधे का जो फूल निकालने का छोड़ के जो भी ग्रोथ है, जड़ों की ग्रोथ रहने दो, तने की ग्रोथ रहने दो, बाकी आपका जो पत्ते हैं, पत्तों का आकार, ग्रोथ, इसमें सब में जो मेन रोल अदा करता है वो होता है नाइट्रोजन। उसके बाद जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम ये कार्य करता है आपके जो फूल होते हैं, फूल का फल में रूपांतरित करने का कार्य करता रहता है। और फास्फोरस जो है फूल निकालने का कार्य करता रहता है। और उसी के साथ साथ जो है शशिकांत प्रीवियस ही रहने दो,
फूल निकालने का कार्य करता रहता है और उसमें जो है रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का कार्य भी फास्फोरस करता रहता है दोस्तों। तो ये 3 जो है ये मेन रोल अदा करते हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये जो मैंने यहाँ दिए हैं ये 13 प्रकार के और 12 प्रकार के तत्व हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर अपने पानी में से मिलता है और कार्बन हवा में से मिलता है दोस्तों। ये 3 छोड़ के 13 प्रकार के तत्व जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो है ये जमीन में से मिलते हैं। तो इसलिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मिट्टी में से ही पौधा ग्रहण करता है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट, तो अब ये मिट्टी में कैसे मतलब अभी अवेलेबल कैसे हो सकते हैं और क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे हरित क्रांति आई तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आविष्कार किया कि नाइट्रोजन जो है अपन जमीन में छोड़ेंगे तो और उत्पादन बढ़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, यूरिया का आविष्कार किया। यूरिया जो है, यूरिया का आप देखोगे तो 46% नाइट्रोजन है दोस्तों, और ये 46% नाइट्रोजन और जो है 54% केमिकल, जो नाइट्रोजन वायु को जमीन में रखने लाने के लिए जो स्थायी रूप में आप यूरिया दानेदार देखोगे वो दानेदार फॉर्म में होता है, तो वो जो है 54% केमिकल जमीन में जा रहा है दोस्तों, और उसकी वजह से है जमीन खराब हो रही है। जमीन में जो बैक्टीरिया जो निरंतर काम करते रहते थे, जो अपनी जमीन को पोली रखते थे, अपने खनिज जो है पौधे को देते थे, जो भी सड़ाने का कार्य जो है विघटन करने का कार्य करते थे, उनकी संख्या कम हो रही है दोस्तों, और इसकी वजह से अपनी जमीन खराब हो रही है। यही नहीं, नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया का आविष्कार कर दिया गया 1960 के आसपास, उसके बाद हुआ ऐसा कि एक पेंसिल्वेनिया नाम का अमेरिका में शहर है, 2004-2005 में वहां पे अचानक से क्या हो गए, बच्चे जो है नीले कलर के पैदा होने लगे। तो बाद में उनके शरीर में चेक किया गया, तो जो ब्लड सैंपल लिए गए तो पता चला कि उसमें अमोनिया है। ये अमोनिया आया कहाँ से, तो उसका जब उनकी खोजबीन हुई तो उसमें पता चला कि ये जो अमोनिया है, ये जहाँ आजू बाजू में खेती होती थी वहां पे जो यूरिया है वो लोग तय मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और उसकी वजह से जो यूरिया या जो नाइट्रोजन पौधा नहीं उठाता था, वो नाइट्रोजन पानी के साथ मिक्स होके वो पानी वो अमोनिया फॉर्म होता था, और वो अमोनिया जो है पीने के पानी में आने की वजह से जो बच्चे नीले पैदा होते थे और उनको जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता उनकी कमजोर हो जाती थी, और उसकी वजह से उनकी डेथ होने लगी। तब वहां पे जाके आप कभी सर्च करना गूगल पे ब्लू बेबी नाम की बीमारी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे पेंसिल्वेनिया शहर में और उसके आजू बाजू के सराउंडिंग में यूरिया बैन कर दिया गया दोस्तों। तो ये जो है ये साइड इफेक्ट होने लगे। वैसे ही फास्फोरस पोटेशियम के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स डालने लगे, और आज अगर देखा जाए, अगर हम मात्रा माने कि तब अगर अपनी जो पारंपरिक खेती थी, जो पहले से आधुनिक खेती से पहले, तब समझ लो 100 प्रकार के अगर 100% बैक्टीरिया अपनी जमीन में थे जो आवश्यक थे, आज वो 30 से 40% तक रह गए दोस्तों। तो इतना कमी आई है ये केमिकल डालने की वजह से, और उसकी वजह से, ये केमिकल की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, और आज अपनी जमीन जो है वो बंजर राखी ओर जा रही है। इसीलिए जैविक खेती इंपॉर्टेंट है। और जैविक में क्या करना चाहिए ऐसा कि अपनी जो जमीन है जो उपजाऊ फिर से हो जाए, जो उपज बढ़ जाए, और नेचुरली ये जो बैक्टीरिया है जिनकी संख्या कम हो गई है उसको कैसे बढ़ाया जाए, या मिट्टी में ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जिसकी वजह से मतलब अपने को उपज क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए अभी अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं दोस्तों। आपको सॉइल का पता चल गया होगा कि मिट्टी में क्या क्या होता है और क्या क्या कंटेंट होता है, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। अभी आते हैं कि अभी जो है केमिकल की वजह से आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों में मतलब अभी केमिकल बैन कर दिया गया, या एक्सपोर्ट में भी आप देखोगे कि बैन कर दिया गया है, वहां पे मतलब यूज नहीं होता। अभी बहुत सारी सरकारें भी बोल रही है कि जैविक अपनाओ, जैविक अपनाओ। तो ये जो है ये केमिकल की वजह से हुए नुकसान की वजह से दोस्तों। अब इसके लिए क्या हुआ, नाइट्रोजन ये जो है लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, जो जैविक फॉर्म में, लिक्विड और जैविक जो बैक्टीरियल फॉर्म में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बांटने लगे, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया बांटने लगे, और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बांटने लगे दोस्तों। लेकिन ये बैक्टीरिया का क्या होता है कि ये 22 डिग्री टेम्परेचर तक ही सही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनियां क्या करती है, वो बेचती है जैविक के नाम पे। जब किसान वो लेके जाता है घर पे ये जो एनपीके बैक्टीरिया, तो होता क्या है, वो जब धूप में रखता है या टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता दोस्तों, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। वो किसान बस पानी दे देता है, उसमें किसान जो है वो पूरी तरह से मतलब उसको नुकसान उठाना पड़ता है, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता दोस्तों। तो इसका जो सोल्यूशन है
कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो अपना यूनिलिंक लेकर आया है दोस्तों। इसमें मतलब अगर देखा जाए तो अपने खुद के प्लांट्स होने की वजह से ये पॉसिबल कर पाए हैं। तो जो है यूनि 19, यूनि 45 और यूनि 52, इस माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मतलब जो है जैविक फॉर्म में लाने का पूरी तरह से जो प्रावधान है, जो कंप्लीट प्रावधान, यहाँ पे जो टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं गिरता और उसकी वजह मतलब जो अपन जमीन में दे तो तुरंत वो जो है अवेलेबल हो जाता है, ऐसे फॉर्म में लाने के लिए मतलब यूनिलिंक ने पूरी तरह से प्रयास किया और 100% अभी कंपनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि वो जो है उसकी वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऑर्गेनिक फॉर्म में हम दे सकते हैं। तो अभी आते हैं यूनि 19। यूनि 19 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यूनि 19 में 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है, 19% पोटेशियम है। अब आप बोलोगे सर ये 19-19-19 मतलब ये तो 57 हो गया, 43% क्या है और ये 19-19 में आखिर है क्या? तो सबसे पहले जो जैविक चीजों में अपन ने लाया है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये कैसे लाया है कि अपने खुद के प्लांट्स होने की वजह से जहाँ सीवीड एक्सट्रैक्ट, फ्लाई हैश और फिश मील, बोन मील, इसमें से अपन ने क्या किया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैविक तरीके से, जैविक पद्धति से हमने एक्सट्रैक्ट करके इस बॉटल में डाला है दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो बाकी का आप देखोगे कि जो 43% है वो जो है एक तरह से जावन का, जो अपन मराठी में या हिंदी में विरजन बोलते हैं, राजस्थानी और उस लैंग्वेज में जावन बोलते हैं, जो क्या करता है दही का मतलब अपन थोड़ा सा निकाल के दूसरे दूध में अगर डाल दे तो वहां पे और दही तैयार हो जाता है। वैसे ही आपने इसमें ऐसा जावन तैयार के इसमें डाला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ जो मिलता है वो जावन भी जाता है और जमीन में ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं और पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हमें ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। अब समझ लो दोस्तों, जो कंपनियां नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बेच रही है वो जब तक वहां जमीन में डालेगी तब तक तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। हम बैक्टीरिया नहीं बेच रहे, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोडक्ट लाया है, जो मतलब ये उसमें डाला है वो दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो जावन जा रहा है जिसमें बैक्टीरिया नहीं है, उसमें ऐसा कल्चर है, जो क्लाइमेट है या मतलब ऐसा वहाँ पे ऐसा जावन है जो जमीन में डालने के बाद होता क्या है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लाइमेट क्रिएट होता है और वो जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया तैयार होते हैं दोस्तों। तो इसी हिसाब से जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो देने के बाद इंस्टेंटली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 19-19-19% पौधे को मिल जाता है और पौधे के तने के पास ऐसा क्लाइमेट तैयार हो जाता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ये बैक्टीरिया तैयार होते हैं दोस्तों। और उसकी वजह से जो एनपीके की पूर्तता भी हो जाती है और इसके साथ साथ जो है वो जो बैक्टीरियल कल्चर से अपनी जमीन भी उपजाऊ धीरे धीरे जो खराब हो गई उसको उपजाऊ होने के लिए भी हेल्प मिलता है। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब पौधे की अवस्था होती है, पौधे की अगर अवस्था देखो तो बीज अवस्था, बीज से लेके फिर बाद में जो टिलरिंग स्टेज आती है, जहाँ से मतलब बीज से निकल के 3 पत्तों वाली अवस्था आती है, फिर बाद में जैसे बढ़ता है फिर बाद में और एक स्टेज आती है जैसा डबल टिलरिंग स्टेज बोले, या मतलब उसमें अपन बोल सकते हैं पॉड फिलिंग स्टेज आती है, सॉरी मिल्किंग स्टेज आती है बहुत बार बहुत सारी फसलों में। तो वो स्टेज के बाद फिर जो फ्लावरिंग स्टेज, और फ्लावरिंग के बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आती है रिपनिंग स्टेज। तो इस स्टेजेस में से जब पौधा जाता है, जो मतलब हर एक इसका मैंने कॉमनली बता दिया आपको, तो इसी स्टेज में से जाता है। तो जो है बुआई के बाद 17 से 21 दिन की जो स्टेज होती है वहां पे क्या होता है, उसको जो ग्रो करना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। यूनि 19 का आप अगर उस वक्त अगर उसकी जो अर्ली स्टेजेस है जहाँ पे स्टार्ट से वो जो ग्रो करना मतलब फ्लावरिंग से पहले, तो उस स्टेजेस में क्या होता है दोस्तों, तो वो देने की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलने की वजह से पौधा जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से उभर कर बाहर आता है और बढ़िया तरीके से उसका जो है अपने को रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो इतना ध्यान में रखो, जो यूनि 19 है वो फ्लावरिंग से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद अपने को जो है फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो इनिशियल स्टेज में आवश्यकता है वो थोड़ी कम पड़ती है, नाइट्रोजन की ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे आप यूनि 19 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप ध्यान में रखना, 1 लीटर प्रति एकड़।
और इसमें भी कैसा है कि 4 प्रकार की सिंचन पद्धति होती है दोस्तों। एक है जो फ्लड इरिगेशन, जहाँ पे हम डायरेक्ट केरे में से या मतलब डायरेक्टली पानी छोड़ते हैं और उसमें से मतलब एक केरा या वाफा जो बोलते हैं वो भरते हैं और उसकी वजह से आगे आगे मतलब जाते हैं, इसको बोलते हैं जो फ्लड इरिगेशन। दूसरा होता है वो होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप से देना। उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर से देना, जो फवारे वाला फवारे सिस्टम होता है उसको फवारा सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है नेचुरली जो रेन फेड क्रॉप्स, मतलब रेन से दिया हुआ। ये जो 4 जो है बेसिक पद्धति इस्तेमाल होती है। अभी बहुत सारी 2-3 और पद्धति आ गई है, लेकिन ये बेसिक पद्धति है जिसके वजह से अपन इरिगेशन दे पाते हैं। अब इसमें क्या है, जहाँ पे आपको मतलब ड्रिप से देना है वहां से आप प्रति एकड़ 1 लीटर वेंचुरी के माध्यम से दे सकते हो। बहुत सारी इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन फवारे वाले सिस्टम में भी वेंचुरी आ गई है, वहां से भी आप 1 लीटर प्रति एकड़ दे सकते हो। जहाँ पे आपका बस बरसाती खेती है वहां पे आप स्प्रे कर दो तो भी चलेगा, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये जो स्प्रे है आपको ज्यादातर करके 11 बजे से पहले, मतलब आप ठंडे क्लाइमेट में करो, ताकि मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्टार्ट में होती है तो वहां पे अपने को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। स्प्रे करते वक्त इसका 15 लीटर पानी में 30 से 40 ml आप इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हो। और जो नीचे से देना है तो नीचे से देने के लिए इतना याद रखना कि प्रति एकड़ 1 लीटर आपको नीचे से देना है। ये आप उस हिसाब से दे सकते हो। तो इससे होगा क्या, पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, पत्तों का आकार बढ़ेगा, पौधे को मजबूती मिलेगी, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी और पौधा जो है हरा भरा दिखेगा, तना मजबूती से ऊपर आएगा। ये जो है इससे फायदा आपको यूनि 19 से मिलेगा। इसके बाद आते हैं यूनि 45। यूनि 45 में अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस 45% है, नाइट्रोजन 5% है और पोटेशियम 5% है। अब फॉस्फोरस कौन से किस में काम आता है, तो मैंने आपको नाइट्रोजन का जैसे बोला, फ्लावरिंग छोड़ के सभी इसमें काम आता है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस काम किस में आता है, जो है फूल निकालने के लिए आवश्यकता होती है फॉस्फोरस की, पहला इंपॉर्टेंट कार्य करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य फॉस्फोरस का होता है जहां पे ये रोग प्रतिकार शक्ति, रेजिस्टेंस पावर पौधे की बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो होता है फॉस्फोरस। तो इसका आप इस्तेमाल कब करोगे, आपने यूनि 19 का इस्तेमाल स्टार्ट में कर लिया, अब फॉस्फोरस का कब करना है, जब आपको 2% फ्लावरिंग दिखना शुरू हो जाए, कोई सी भी फसल में 2% फ्लावरिंग दिखना शुरू हो जाए, तब आप इसका जो है यूनि 45 का आप इस्तेमाल करिए। जिससे क्या होगा, फ्लावर ज्यादा निकलेंगे, फूल कम गिरेंगे, फूल का आकार, फूल का जो बाकी जो फूल खेती होती है उसमें आकार, शेप, साइज, कलर अच्छा आएगा और उसकी वजह से जो आने वाला धान है या क्वालिटी है उसकी बढ़िया रहेगी। तो ये जो है इनिशियल स्टेज फूल निकालने के लिए वो काम आएगा। और उसके साथ साथ जो रोग आते हैं फ्लावरिंग निकालते वक्त, बहुत बार पौधा कमजोर हो जाता है दोस्तों, जो है फूल जो है वो पूरा जो कंटेंट है उसमें से उठा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो रेजिस्टेंस पावर उसकी कम हो जाती है। तो जो है फ्लावरिंग स्टेज में आपको उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब ये जो है आपका 45 जो है फॉस्फोरस जो कार्य करता है मेन, वो है रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने का। तो इसके साथ साथ रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों मेन कार्य जो है वो ये यूनि 45 के माध्यम से हो जाएंगे। और इसका आप इस्तेमाल 2% फ्लावरिंग दिखना शुरू हो जाए, जो मैंने 4 पद्धति बताई है, 4 पद्धति में मैंने जिस हिसाब से इसका स्प्रे, जहाँ पे स्प्रे कर सकते हो स्प्रे कर दो। ज्यादातर करके कोशिश करना है आपको, ज्यादातर करके मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से ये ड्रिप से दे सको या मतलब तने के पास जाए तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने जो बोला है आपको पहले कि इसमें मेन कंटेंट के अलावा जावन भी है, जो विर्जन भी है, जो क्या करता है मिट्टी में गिरने के बाद वहां पे एक क्लाइमेट तैयार करता है जो सॉइल को सुधारता है और उसकी वजह से जो है अपने को जो है सॉइल जो खराब हो गई उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। तो अगर पॉसिबल नहीं है जमीन में देना तो आप स्प्रे कर सकते हो, तो उसमें से जो मेन कंटेंट है वो पौधे को मिल जाएगा और पौधा उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और अपनी जो अगले वाली अवस्था है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से फॉस्फोरस काम करता है। 1 लीटर प्रति एकड़ और स्प्रे करने के लिए 15 लीटर पानी में 30 से 40 ml, 200 में 500 ml आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% जैविक है। और ये अगर धूप में भी गिरा रहा है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया से अपन ने जो चीजें चाहिए वो ऑलरेडी उसमें डाल दी है और बैक्टीरिया इसमें नहीं है। ये चीजें जो है वो आप 40 डिग्री 45 डिग्री तक भी रहा तो भी कोई नुकसान नहीं होता, या जो इसके दवाई में कोई भी मतलब असर नहीं होता और उसकी वजह से अपने को बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं 52 में है पोटेशियम, मेन कंटेंट है पोटेशियम। इसमें नाइट्रोजन 5% है, फॉस्फोरस 5% है और पोटेशियम जो है 52% है। सेम इसका जो एक्सट्रैक्शन है, अपने जो आपने आपने आपको पता ही है, अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से
जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रिसर्च और बाकी डेवलपमेंट चलती रहती है दोस्तों, तो वहाँ से अपन ये एक्सट्रैक्शंस करते हैं। इस एक्सट्रैक्शंस में जैसे सीवीड, फिश मील, बोन मील और बाकी का जो है जैसे जैगरी सॉल्यूशन और जो अपने जो सीक्रेट सोर्सेस है जहाँ से अपन ये एक्सट्रैक्शन ज़्यादातर तौर पे करते हैं, जो हम रिवील नहीं करते दोस्तों, ने तो बाकी कंपनी जो है अपना सीक्रेट फार्मूला जो है फॉर्मुलेशन ले सकती है। इसकी वजह से जो हम बाकी का आपको दे पाए वही जो है इसकी वजह से आप एक्सट्रैक्शंस कर सकते हो। इसके एक दो मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ, इसमें आपको गारंटी देता हूँ, आप कोई भी लैब में इसको लेके जाओगे तो ये लैब में आपको 19% जो है ये यूनि-19 में दिखाएगा, 5:45 5 फास्फोरस में दिखाएगा और 52 में दिखाएगा ये 5:5 52। और कौन से भी लैब में लेके जाओ 100% ये जैविक ही मिलेगा। कौन से भी नेशनलाइज लेबोरेटरी में भी लेके जाओगे तो भी आपको 100% जैविक मिलेगा। तो ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। और इसी के साथ साथ जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट काम क्या करेगा मैंने बता दिया। अब 52 का मैं बताता हूँ। फ्लावर्स का जो पोटेशियम है, पोटेशियम का मुख्य कार्य होता है जो फूल है, फूल का जो फल में रूपांतरण करना, और फल में रूपांतरण होने के बाद फल का या धान का रंग, आकार और टेस्ट, इसमें ये मेन रोल अदा करता है अपना पोटेशियम। मतलब क्वालिटी ऑफ फूड या मतलब फ्रूट ग्रेन या फ्रूट्स, इसमें जो है 52 मुख्य कार्य करता है। इसके बाद भी उसके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका जो उपयोग कब करना है, जब आपके 20 से 25% जो फ्लावर निकल गए और फ्लावर निकलने के बाद आपको दिख रहा है कि कुछ जगह पे फ्रूट धान आना शुरू हो गया है, 20 से 25% धान आना शुरू हो जाए या 5-10% धान आना शुरू हो जाए, आपको दिख जाए या फ्रूट निकलना शुरू हो जाए, तब आप इसका इस्तेमाल करो तो आपको फ्रूट की साइज अच्छी मिलेगी, आपको फ्रूट का कलर अच्छा मिलेगा और फ्रूट का शेप जो है वो भी मतलब बढ़िया आएगा। शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर और टेस्ट, इसमें सबसे बढ़िया है पोटेशियम का रोल। और ये पोटेशियम अपन देते हैं 52 के माध्यम से। तो ये जो है 52 इस हिसाब से काम करता है। तो आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको जो क्लियर किया है, नाइट्रोजन का रोल क्लियर किया है। नाइट्रोजन के लिए अपने पास अच्छा सोर्स है यूनि-19, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये भी है। और फिर आता है फास्फोरस, जिसमें 5:45 5 फास्फोरस है, फास्फोरस फ्लावरिंग के लिए है। और पोटेशियम का रोल जो है वो जो होता है फ्रूट्स का टेस्ट, कलर, शेप, साइज और इसके लिए होता है। तो वो जो अपने पास 52। अब आते हैं सॉइल जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी का, मैंने आपको कॉम्पोजिशन लास्ट पीपीटी में बताया था दोस्तों, जहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कि एयर, वाटर मतलब हवा, पानी, खनिज और सूक्ष्म जीव, इसका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन रहा तो अपनी जमीन जो है वो उपजाऊ रहती है। लेकिन केमिकल की वजह से अपनी मिट्टी खराब हो गई है या किसी कारणवश मतलब बहुत दिनों तक मतलब उसमें कुछ फसल नहीं हुई या खाद नहीं डाला है तो भी मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कॉम्पोजिशन सही नहीं रहता। और कॉम्पोजिशन सही नहीं रहने की वजह से दोस्तों, अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या कम रहने की वजह से दोस्तों, तो मिट्टी में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो उसका सोल्यूशन यूनिलिंक ने ढूंढ निकाला है। उसमें सोल्यूशन में हमने 2 प्रकार के सोल्यूशन दिए हैं। एक तो डायरेक्टली जो है, जो आप फसल लगाते हो उस फसल में डायरेक्टली जमीन के अंदर से अगर पोषक तत्व दे दिए जाए तो वो जो है फसल बहुत बढ़िया तरीके से आती है। जो जड़ों के उठाने के लिए जो पोषक तत्व दिए गए हैं वो सब हमने डाले हैं यूनि सॉइल में। इसमें अगर देखा जाए तो 4 मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, अमाइनो एसिड एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। और होता क्या है, मार्केट में इस नाम से प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन हमने जो है इसके सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्ट, जो खास करके सॉइल ग्रेड के लिए हो, सॉइल का उपजाऊ करने के लिए हो और जो प्लांट आसानी से उठा पाए, इसके लिए हमने जो है ये ऐसे कंटेंट जो है उस हिसाब से बनाए, जिसकी प्योरिटी के मतलब पैरामीटर्स हमने ज्यादा बढ़िया रखे हैं दोस्तों, बाकी के कंपनी और बाकी के इसके अलावा। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपने कोई भी फसल हो जिसके तने के पास आपने जैसे ही सॉइल छोड़ दिया, या मतलब 1 लीटर प्रति एकड़ छोड़ दिया, गन्ने के खेत हो या कोई भी खेत में, आपको इसको क्या करना है, जमीन में छोड़ना है, इसका स्प्रे नहीं करना है। ये सॉइल के ग्रेड के लिए अपन ने इस्तेमाल किया, मतलब होता है इसका। ये जैसे ही आपने दिया तो ये क्या है, ह्यूमिक एसिड, ये जो सफेद जड़ें हैं, पौधे की जो जड़ें हैं उसको बढ़ाने का कार्य करता है और वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। फुल्विक एसिड ये पौधों की जड़ों में से ऊपर जाता है और उसकी वजह से जो है प्लांट में ग्रीन पिगमेंट्स, हरित जो लवक बोलते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। अमाइनो एसिड ये जो है फ्लावरिंग निकालने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे आपने नीचे से दिया और ये जो पौधा उठाएगा उसके सिस्टम में जाएगा तो फ्लावरिंग निकालने का कार्य होगा। ऑर्गेनिक एसिड ये रोल अदा करता है जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए,
उसके अलावा जो सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मेयोसिस नाम के जो डिवीजन होता है, उसके लिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो मतलब सीवीड एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं। तो कंप्लीट जो पोषण है अपने को नीचे से देने के लिए कार्य करता है ये सॉइल। तो जो सॉइल है इसका आप कोई भी फ्रूट वाली फसल हो, आम, पपीता के कोई भी मतलब उसमें आप पोमोग्रेनेट ले लो, इसमें इसमें जो है ये कार्य करेगा। तो ये जो है इसका कार्य जो है ये आपने देने के बाद लगभग 2 से 3 दिन में शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे-जैसे मतलब इसका सफेद जड़ों के पास और टैप रूट सिस्टम बड़ी जड़ के पास जो पानी लेने का काम करती है उसके पास पहुंचेगा। जैसे इसका एब्सॉर्प्शन शुरू होगा तो धीरे-धीरे ये कार्य शुरू करेगा। अब इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा? अगर मतलब आपका कोई तरकारी हो या मतलब नॉर्मल फसल हो जो 2 महीने में, 1.5 महीने में आ जाती है, तो आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर मतलब आप आम या मतलब बाकी आपका अंगूर या अनार इसके लिए आप देते हो, तो ये जब आपके पौधे के सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में पूरी तरह से बाकी उसका जो डेवलपमेंट है उसको टाइम लगता है, क्योंकि पौधा जो है उसकी उम्र ज्यादा होती है और उसका जो है उसको पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं, उसमें जो रिजल्ट है वो लगभग 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इस हिसाब से कार्य करेगा। तो मतलब इसका क्या है, जड़ों में से पोषण देना, सफेद जड़ों की संख्या नीचे से बढ़ाना, उसके साथ साथ मतलब जो है सेल डिवीजन में सपोर्ट करना, ऊपर जब मतलब जो अंदर से एब्सॉर्प्शन होने के बाद सेल डिवीजन अच्छा अच्छे से डेवलप करना, और उसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है उसके लिए ये कार्य करता है। तो ये जो क्या करेगा, डायरेक्टली पौधे की जड़ों के ऊपर असर करके बाकी का जो है वो डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। प्रति एकड़ 1 लीटर, जिस हिसाब से मैंने 4 सिंचन पद्धति बताई और जैसे मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल मतलब जड़ों के इसमें करना है। यहाँ इसका स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, इसको जमीन में ही छोड़ना है। अगर मतलब बरसाती खेती है तो वहाँ पे आप क्या करना कि लगभग अगर कोई सिंचन पद्धति नहीं है तो 25-30 किलो गोबर ले लेना। गोबर में मतलब सूखा हुआ गोबर होना चाहिए या मतलब पुराना गोबर होना चाहिए। उसको आप 1 लीटर इसमें डाल दो, 1 लीटर सॉइल उसमें डाल के मिक्स करके रखो रात भर, और नेक्स्ट डे जो है आपको लगता है कि बारिश हो रही है, गीली जमीन है, तो उसमें आप जैसे यूरिया का ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो उस हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग कर दो, या बारिश में भी ब्रॉडकास्टिंग कर दी, ऐसा फेंक दिया, तो ये धीरे धीरे जैसे ही मतलब वो इसके साथ जाएगा जमीन में और इसका कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से दे सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद आता है कार्बन। चार्जर ले लेता हूँ पहले मैं, क्योंकि चार्जर और इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सॉइल चार्जर और सॉइल यूनिसॉइल में क्या होता है। चार्जर जैसे दोस्तों मैंने बोला कि इसमें जो है अपने पास जो मतलब जो लैबोरेटरीज है उसमें से हमने अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों से सिंथेसिस करके हमने क्या किया है, इस प्रोडक्ट का आविष्कार किया है। ये प्रोडक्ट में क्या है, ये माइक्रोबायल कल्चर मतलब माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीवों से कल्चर से फॉर्मुलेशन इसमें डाला है हमने। और ये जो है इसका मेन कार्य क्या होता है, जैसे आप जमीन में ये जाएगा तो जमीन में जाने के बाद इसका जो माइक्रोबायल एक्टिविटी आपकी जमीन में रुक गई है, जो सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो गई, उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। उसके साथ साथ ये प्लांट्स के रूट जोन पे भी असर करेगा। उसके बाद जो आपकी जमीन खराब हो गई उसको उपजाऊ बनाएगा। धीरे धीरे जो आपकी जमीन में जो है सॉइल माइक्रोफ्लोरा जो बोलते हैं, जहाँ पे जड़ों का जो फैलाव होता है और जो मतलब सॉइल वाटर टेबल होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है सॉइल का उसको इम्प्रूव करने का ये कार्य करेगा। और जो जमीन की उपज क्षमता कमजोर हो गई है उसको अच्छी तरह से करने का कार्य करेगा। और इसी के साथ साथ प्लांट्स के ऊपर भी कार्य करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किए हुए कंटेंट है, मिनरल्स हैं, उसकी वजह से पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये एडिशनल कार्य करता है, लेकिन आपको मिट्टी को सुधारने का मेन कार्य करेगा। और दूसरा जो है पौधे की जो है रूट्स को चार्ज करने का कार्य करेगा, और उसके साथ साथ जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। सॉइल बस पौधे के ऊपर काम करता है, ये जो है ओवरऑल मिट्टी और सॉइल माइक्रोफ्लोरा और उसी के साथ साथ सॉइल क्लाइमेट सुधार के आपका जो सॉइल वाटर टेबल है उसमें मतलब एक्टिव माइक्रोबायल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो इसका जो इस्तेमाल है आप ये कर सकते हो, प्रति एकड़ 1 लीटर जैसे बाकी का इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें भी आप जो है इसका स्प्रे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो मिनरल कंटेंट भी है दोस्तों, ये मिट्टी को सुधारता भी है। और इसमें एक आपने एक एडिशनल क्या किया है कि इसमें जो पौधे जो इसमें से एक्सट्रैक्ट किए हुए माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट किए हुए कंटेंट है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स विटामिन इसमें आ जाते हैं। और इसका हमने जब स्प्रे किया, इसके जब हमने रिजल्ट लिया, तो स्प्रे करने के बाद भी बहुत जबरदस्त और सुंदर रिजल्ट मिले हमें, और उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट भी मिले।
तो ये आप सॉइल में भी दे सकते हो, सॉइल को चार्ज करने के लिए, और पौधे को चार्ज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या पौधे की जो है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे करना है तो 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml मिनिमम, या 30 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन है वहाँ पे। और जहाँ पे जमीन में देना है डायरेक्टली, तो प्रति एकड़ 1 लीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, अब आते हैं कार्बन पे। अब कार्बन की अगर बात की जाए तो सिंपल चीजें, थोड़ा यहाँ पे आया है स्लो बोलूं मैं। तो कार्बन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कार्बन जो है, कार्बन इम्पोर्टेंट होता है कार्बन और नाइट्रोजन रेशो के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, रेशो क्या है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में, जहाँ से हम सबको समझ में आया ऐसी लैंग्वेज में बताता हूँ। जब हम सब्जी रोटी खाते हैं, हम हर रोज सब्जी रोटी खाते हैं, तो जो सब्जी है उसके साथ हम जब निवाला लेते हैं तो रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जी और रोटी का कॉम्बिनेशन होके हम खाते हैं। तो वैसा ही प्लांट की जो सब्जी है वो तो है नाइट्रोजन, और रोटी जो है वो कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन का जब कॉम्बिनेशन, उसको सीएन रेशियो बोलते हैं, सीएन रेशियो अगर मैच होता है तो ही पौधा जो है वहां से मिनरल्स का अपटेक कर सकता है, मिनरल्स उठा पाता है दोस्तों, मतलब नाइट्रोजन को भी उठा पाएगा और बाकी के मिनरल्स को भी। दूसरा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मैच होने के बाद ही, मतलब कार्बन अगर एक निवाला कार्बन का और नाइट्रोजन के अगर 20 से 22 निवाले, ऐसा समझ लो कि इसका रेशो होता है एक, अगर ऐसा प्रमाण अगर अपनी जमीन में रहा तो होता क्या है, जो भी डिकम्पोजिशन है, जो पिछली वाली फसल के जड़ों का, उसको डिकम्पोज करना, या अपना जो गोबर खाद है उसको डिकम्पोज करना, या मतलब कोई भी एनिमल का बोन्स है, बॉडी है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशो आवश्यक होता है। लेकिन जो ये अपन बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि जो जैविक कार्बन क्या होता है, तो जैविक कार्बन जो है नेचुरली जो है डिकम्पोजिशन होता रहता है, उसमें से कार्बन तैयार होता रहता है। लेकिन अभी जो है केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करने से अपनी जमीन में कार्बन जो है, कार्बन का जो है प्रमाण या मात्रा कम हो गई है, उसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन रेशो नहीं मैच होता, और उसकी वजह से जो है अपने को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो यूनिलिंक ने आविष्कार किया है यूनिकार्बन का, ये कार्बन जो है दोस्तों, ये कार्बन आपको जैसे आप जमीन में देते हो, तो होता क्या है, जितना भी आपकी जमीन में डिकम्पोजिशन रुका हुआ है, जो मतलब आज अगर देखा जाए, आज मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। पहले जब मतलब 1960 से पहले अपन गोबर खाद का इस्तेमाल करते थे, तो गोबर खाद जब भी अपन डालते थे तो लगभग 4-6 महीने में सड़ के रेडी हो जाता था, तो अगली फसल इस्तेमाल करती थी। आज अगर देखा जाए 2020 आया है दोस्तों, और जो गोबर खाद हमने पिछले साल डाला है उसकी भी रोटले अभी के अभी पड़े हुए दिखते हैं, वो सड़ता ही नहीं, वैसे के वैसे दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन होने के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ही मैच नहीं हो रहा है दोस्तों। इसकी वजह से अपनी जमीन जो है वो बंजरता की ओर जा रही है, उसका पहला लक्षण या अपन अपने को दिखता है। तो इसीलिए जो कार्बन है, कार्बन का आविष्कार यूनिलिंक ने किया है। आपको सिंपल चीज है, कार्बन का इस्तेमाल कब करना है, जब आपका आप खाद भरते हो या खाद डालते हो, गोबर खाद, मिंगनी खाद, जो भी खाद डालते हो, तो खाद डालने के बाद आपको इसका जो है इस्तेमाल पानी के साथ माध्यम से 1 लीटर प्रति एकड़ आप कर सकते हो। ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए, जहाँ पे खराब हो गई है मिट्टी वहाँ पे, और नॉर्मली अगर मतलब आपको यहाँ पे भी महाराष्ट्र, गुजरात और आजू बाजू के सराउंडिंग में राज्यों में अगर जहाँ पे थोड़ा बहुत सॉइल अभी ठीक है या मतलब खारापन नहीं है, तो वहाँ पे 500 ml प्रति एकड़ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो कार्बन का कंटेंट, जैविक कार्बन का कंटेंट बढ़ने की वजह से कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मैच होगा, और उसकी वजह से जो आपकी जमीन में जो अर्ध सड़ा मटेरियल रहा है या मतलब डिकम्पोजिशन रुक गया है, तो उसको फिर से डिकम्पोजिशन रेट में स्पीड आ जाएगा। जैसे ही डिकम्पोजिशन रेट में स्पीड आएगा, तो वैसे ही जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, पीएच बैलेंस रह जाएगा, और पीएच जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो अच्छे से रहा तो पीएच भी 6 से 8 के बीच में रहती है दोस्तों, 5.5 से 7.5 के बीच में रहती है। तो उसकी वजह से जो है अपने को बहुत सारे जो मिनरल्स का कंटेंट है उसका अपटेक भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो कार्बन का इस्तेमाल कम करना है, कब करना है, जब आप खाद भरते हो उस वक्त, और उसके बाद जब आपका फ्रूटिंग शुरू हो जाता है, फ्रूटिंग के वक्त दे दो, आपका फ्रूट शेप, साइज, कलर बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रुक गया है वो अगर फास्ट हो जाता है, तो वहां से अलग अलग मिनरल्स कंटेंट्स जो है वो पौधा फटाफट से उठाने लगता है, और उसकी वजह से वो पोटेशियम भी उठाता है, बाकी की जो है कैल्शियम उठाता है, मैग्नीशियम, सल्फर जो है उसको उठाता है, सिलिकॉन को उठाता है, और उसकी वजह से जो है ग्रोथ, टेस्ट, शेप, साइज, कलर उसमें भी आ जाता है, और पौधे का जो रेजिस्टिविटी भी उससे बढ़ता है। तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसलिए आपको जो है कार्बन का इस्तेमाल जो है दोस्तों, ये पहला तो याद रखना,
जब जो खाद भरते हो, खाद भरने के बाद आप इसका इस्तेमाल करो और उसके बाद जो है आप इसका इस्तेमाल डायरेक्टली इसमें फ्रूटिंग के वक्त कर सकते हो। गोबर के ढेर पे इसका होना चाहिए कि मतलब आपको जब 3 महीने या 2 महीने पहले आपको डालना है तो उस वक्त आप कर सकते हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट, बूस्टर ले लेते ना। नहीं बूस्टर नहीं, बूस्टर तो इसमें नहीं आएगा। ये आपने हो गए सॉइल के प्रोडक्ट्स अभी। यस 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 सर। हाँ, तो अभी जो जनरलाइज अपन डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको जो बताया वो रिवाइज करके एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ शशिकांत में, क्योंकि मैंने यस यस थोड़ा सा डीप में बताने की कोशिश की ताकि मतलब समझे अच्छे से। बहुत यस बार सर। होता क्या है कि डीप में बताने के बाद वो समझने के बाद बाउंस भी हो जाता है, तो मैं यस अभी यस थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। यूनि 19, 45 और 52 ये अपने प्रोडक्ट है, वो कैसे काम करेंगे। यूनि 19 को काम में लेना है जब आप फसल की बुआई करने के बाद इसको मतलब आप दे सकते हो जमीन में, या इसका स्प्रे कर सकता हो जब फसल स्प्रे करने लायक होगी तब, मतलब 3 पत्तों पे आएगी तब। इसका आप इस्तेमाल कब तक कर सकते हो, ज्यादातर करके आप करो फ्लावरिंग तक। फ्लावरिंग के बाद इस्तेमाल करना है आपको 45 का, और जब फ्रूट तैयार हो जाए उसके बाद करना है 52 का। अब आप बोलोगे ये अगर मैंने 19 फ्रूटिंग के वक्त इस्तेमाल कर दिया तो ये मैंने ये जो बताया जनरली जो मिट्टी है, जो नॉर्मल उपज वाली मिट्टी है, तो उसके लिए ये कार्य करता है, उसका मैंने आपको बताया। लेकिन बहुत सारी जमीनों में नाइट्रोजन के कंटेंट ही कम होता है, किसी जमीनों में फास्फोरस ही कम होता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी देना पड़ेगा, फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी देना पड़ेगा, या पोटेशियम के साथ आपको नाइट्रोजन और 19 और 45 का भी कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। मैंने आपको जनरल जो है मिट्टी के लिए बताया, जहाँ पे लेकिन उपज क्षमता कम होती है तो आप ये तीनों भी कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करके उनकी उपज क्षमता, जो खेत की उपज क्षमता या फसल ज्यादा ले सकते हो। तो ये पहला मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको इसका बताया कार्बन का जो मैंने बताया, कार्बन नाइट्रोजन रेशो। कार्बन ये इतना मतलब अच्छा कार्य करता है कि आपकी जमीन में जो भी खाद पड़ा हुआ है या पिछले सीजन की जड़ें पड़ी हुई है, उसको सड़ाने का कार्य जो फास्ट होना चाहिए और उसमें से विघटन फास्ट होना चाहिए, और अपनी जमीन में जो है कार्बन, जो जैविक कार्बन जितना ज्यादा रहेगा उतना ये फास्ट होगा और अपनी जमीन अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए कार्बन का इस्तेमाल तब जरूरी होता है, और ये आप करो कार्बन का इस्तेमाल जब मतलब आप खाद भरते हो तब, और जब फ्रूटिंग के स्टेज में आता है तब। उसके बाद आता है अपना कौन सा आपने प्रोडक्ट और लिया था सर, यूनि सॉइल कार्बन चार्जर। चार्जर, सॉइल और चार्जर। सॉइल का इस्तेमाल डायरेक्टली आप कोई भी फसल, फ्रूट क्रॉप्स हो, जो फल वाले क्रॉप्स हो, उसको डायरेक्टली आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, या मतलब इसको डायरेक्टली आप जमीन में दे सकते हो। कोई भी इसमें मतलब जैसे बारिश वाली खेती हो तो मैंने बोला कि तगारी भर के एक गोबर निकाल लो, रात भर रखो उसमें मिक्स करके, और नेक्स्ट डे जैसे आपको लगा 4 दिन भी रखा तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता, 8 दिन रख लो उससे कोई ही नुकसान, अगर मतलब बारिश ही नहीं है बाद में 10 दिन तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10-15 दिन तक आप इसका वैसे ही ढक के रख दो, और इसमें मिक्स करके अपना सॉइल, और उसके बाद आप इसका जैसे आप यूरिया का छिड़काव करते हो वैसा छिड़काव करके और बारिश के इसमें आप ये कर सकते हो। और उसके बाद आता है अपना जो चार्जर ये आप दो काम करेगा, ये तो जमीन को भी चार्ज करता है और पौधे को भी चार्ज करता है। चार्ज करना मतलब बूस्ट करना, मतलब उसकी इफिशियंसी, इफेक्टिविटी बढ़ाना। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो, स्प्रे करने से पौधे की इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जमीन में दिया तो ये जड़ों की भी इफेक्टिविटी बढ़ाएगा और मिट्टी की भी इफेक्टिविटी बढ़ा देगा, और मिट्टी में भी जो है पोषक तत्वों का जो है वो पोषक तत्व बढ़ना शुरू हो जाएंगे। स्प्रे के लिए इसका इस्तेमाल करना है 15 लीटर में 20 से 25 ml, और जो नीचे से देना है तो आपको प्रति एकड़ 1 लीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट अभी हो गए। यस, अभी आप थैंक यू। क्वेश्चन पूछ यस सकते हो। यस यस यस, थैंक यू केतन सर। मैं धन्यवाद देना आपने जो बहुत ही सिंपल तरीके से जिस लैंग्वेज में समझना चाहिए उस लैंग्वेज में आपने ये प्रोडक्ट दिया है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओके, बहुत ही